हमको राजनीति में नहीं जाना है, हमको राजनीति का लालच मत दो, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको किसी भी हालत में किसी एक व्यक्ति की सुपरमेसी भी नहीं चाहिए, हमको कलेक्टिव चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। और वो सिर्फ आएगी उस आइडेंटिटी से जो यूनिवर्सल होगी, जो बड़ी होगी, जिसमें सारे लोग समा जाएं। जैन का एक्सपीरियंस है, पुराने वाले समर संघ का है, भारतीय गणराज्य संघ का जो संविधान है उसका है। और बुद्ध ने जो धर्म उपदेशक दिए वो किसी धर्म और मजहब के नाम से नहीं दिए। बुद्ध ने साफ मना कर दिया और जो डायनेस्टी थी, परिवारवाद था, वो भी खत्म कर दिया और सिर्फ यही कहा कि धर्म आपको रास्ता दिखाएगा। व्यक्ति के ऊपर लोगों ने व्यक्ति बना दिया, आगे वो अलग बात है, लोग बुद्ध की पूजा करने लगे, पर बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि उनकी वर्शिप होगी। लोग कर देते हैं क्योंकि इसको आसान रास्ता समझते हैं अपनी जो श्रद्धा है प्रकट करने के लिए। वो सोचते हैं कि बुद्ध के पैरों में झुकने से हमें धर्म आ जाएगा। और बुद्ध कहते हैं कि भाई, जब मेरे भाई, उनका जो भाई था जिसका नाम पूरी दुनिया में जहां जहां भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में या कहीं कोई राजशाही है उसके अगेंस्ट में, या जहां के जो लोग हैं उनको सरकारों से या अपने देश में हुए गड़बड़ घोटालों से या सही विकास नहीं हो रहा, या लोगों को वर्ल्ड लेवल की स्टैंडर्ड सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जहां कुछ एजुकेशन हेल्थ की कोई बात नहीं है, और राजशाही या लोकतंत्र सिस्टम में या कम्युनिस्ट सिस्टम में जहां जहां भी जानकारियां मिल रही हैं, वहां वहां एक खास ग्रुप का, एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कहीं मार पिटाई हथियार के साथ कर रहे हैं, कहीं कहीं अहिंसक कर रहे हैं, कहीं कहीं दोनों तरह का चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी 14 से लेके 29 साल के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या एग्जाम दे रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, अपने मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपना पैसा कमाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ दो पैसे का उनको साधन चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या, जिसको कहते हैं यंग इंडिया, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। और रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कुचले पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसे जो लोग हैं वो सब परेशान हैं, ऐसे बच्चे परेशान हैं, 14 से लेके 29 साल की उम्र के लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां सब। और ये सारे सारे पूरी दुनिया के टच में हैं। अभी फाइबर ऑप्टिक्स समुद्र में फैली हुई हैं, जो मोटी मोटी तारें हैं, जो 90% सूचनाओं को सेकंडों में प्रकाश की गति से पहुंचा देती हैं पूरी दुनिया में। मतलब पलक झपकोगे नहीं, इससे पहले जानकारी पूरी दुनिया में चली जाती है। तो वो जानकारियां उन तक आती हैं, जाती हैं, वो देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, उनके मन करता है चाहिए। शुरू में तो उनको मोबाइल दिए गए थे कि वो उसमें लगे रहें, कुछ उल्टी सीधी पिक्चरें देखते रहें, कुछ उल्टे सीधे फोटो देखते रहें, पर अब उनको समझ में आ गया कि इससे जिंदगी नहीं चलती, तो उनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, वो देश विदेश की सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसे जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उन सबको अपने राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, और वो जानकारी उनको वही मोबाइल देता है, वही इंटरनेट देता है कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या जानकारी है। और ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये एडवांस हैं। एडवांस का मतलब ये है कि कोई भी जो जनरेशन होती है वो पिछली वाली जनरेशन से हमेशा एडवांस होती है, क्योंकि पिछली वाली जनरेशन का सारा अनुभव, ज्ञान, सब कुछ उसको मिलता है और आगे वो सीखते हैं तेजी से। उनकी सीखने की क्षमता ज्यादा है, उनकी सीखने की स्पीड ज्यादा होती है, नई नई बातों को, नई नई चीजों को तेजी से सीख लेते हैं। तो वो सब दुनिया को देख रहे हैं और वो अपने आप को छोटा बच्चा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो एज के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। जहां पहले भारत के अंदर क्लास 6 में ABCD पढ़ाई जाती थी, अब उनको क्लास की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके माँ बाप ही उनको, या टीवी या नेटवर्क या फेसबुक या जो भी वो देखते हैं उसमें वो जैसे ही बोलना सीखते हैं, ABCD सीखना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 सीखना शुरू कर देते हैं। तो लर्निंग की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए वो बच्चे नहीं मानते अपने आप को, बालिग मानते हैं, बड़ा मानते हैं, क्योंकि जानकारी उनको ज्यादा है। और जानकारी आदमी को बालक से ना बालिग बनाती है। अगर कोई 60 साल का आदमी है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे के समान ही है, क्योंकि जानकारी तो है ही नहीं उसके अंदर, शरीर ही बड़ा हो गया है पर बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे बच्चों में
छटपटाहट होती है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो वो ढूंढते रहते हैं, नेट पे बात करते रहते हैं, फेसबुक पे बात करते रहते हैं। उनकी बातें अलग अलग तरह से चलती हैं, और जनरेशन को समझ में नहीं आती क्या कह रहे क्या नहीं, जब तक उनके साथ बैठे नहीं उठे नहीं। और उनका कम्युनिकेशन दिन रात चलता रहता है, जानकारी बढ़ती रहती है, छटपटाहट बढ़ती रहती है। अब समस्या आती है कि वो इकट्ठे कैसे हों, क्योंकि उनको ये तो पता है कि सारे प्रताड़ितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी आवाज संसद तक, संविधान तक जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ये जानकारी तो उनको है, पर इकट्ठे कैसे हों? इकट्ठे होने के लिए उनके पास में कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन के रूप में वो नहीं है कि भाई कोई संगठन उनका है जहां वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। और वो किसी संगठन को मानते भी नहीं। वो आजाद परिंदे हैं, उनका कोई इनकम टैक्स नहीं, उनका कोई नौकरी नहीं, उनका कोई खाता नहीं, उनका कुछ नहीं, वो आजाद हैं। थोड़ा बहुत खर्चा, घर जाके रोटी खा लेते हैं, मोबाइल उनको मिला हुआ है, उसको वो करते रहते हैं। थोड़ी सी उनकी इच्छाएं हैं। तो इकट्ठे होने का उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे इकट्ठे हों। तो वो जो संचार का माध्यम उनके पास नेट है, उसी में ही कोई शुरुआत करता है और वो इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे हुआ है कि मोबाइल पे ग्रुप बने, उनमें जानकारी आदान प्रदान हुई, और किसी ने इकट्ठे होने के लिए कहा, और फिर फौरन तेजी से वो इकट्ठे हो गए और लग गए काम पे, आंदोलन में अपने अधिकार लेने के लिए। पर इस इकट्ठे होने के लिए बेशक उनके पास संगठन नहीं है, बेशक उनके पास में कोई हॉल नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना कोई फंड है, ना कोई खाता है, उनके पास में कुछ नहीं है। पर फिर भी इकट्ठा होने के लिए एक सूत्र जरूर चाहिए, क्योंकि किसके सहारे इकट्ठे हो? सूत्र मतलब सूत, धागा, तंतु। सूत्र चाहिए, एक धागा चाहिए जो उन्हें बांधे। वो धागा उन्हें मिलता है जो नाम उनको पूरी दुनिया में दिया गया, उस नाम से। तो पूरी दुनिया में इस जनरेशन के नाम बटे हुए हैं। आज के समय जो बच्चे 14 साल से और 29 साल तक की एज के बीच के हैं, उनको जनरेशन जेड बोलते हैं। शॉर्ट में उनका नाम जनरेशन जी बोलते हैं, जेड को जी बोला गया है। तो जैन जी करके उनका नाम चलता है पूरी दुनिया में, जैन जी इस समय, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, उनको चाहिए। उससे ऊपर के जो लोग हैं 30 साल से 45 साल के बीच के, उनको मिलेनियन बोला जाता है, क्योंकि वो मिलेनियन ईयर 2000 में पैदा के बीच में पैदा हुए हैं, तो उनको मिलेनियन बोला जाता है, मिलेनियन, मिलेनियल। और जो उससे ऊपर के बच्चे हैं, अब तो बूढ़े हो गए, बच्चे कहाँ रहे, उनमें 45 साल से और 61 साल, 46 साल से और 61 साल तक के जो लोग हैं वो आते हैं, उनमें मैं भी आता हूँ। उनका नाम है जनरेशन एक्स, यानी हम हैं जनरेशन एक्स के लोग हैं। हमारा नाम पूरी दुनिया में जनरेशन एक्स करके चलता है। और जो 13 साल से कम के बच्चे हैं, उनको बोलते हैं जनरेशन अल्फा। जो आ रही है, जो छोटे बच्चे अभी हैं, उनको बोलते हैं जनरेशन अल्फा। और इससे पहले के भी नाम हैं, जिसको बेबी बूमर करके बोला जाता है। जो जनरेशन एक्स से पहले है बेबी बूमर, और उससे भी जो पहले बोले जो लोग हैं, जो उनको जनरेशन साइलेंट बोला जाता है। तो इस तरह जनरेशन चलती है, और इस तरह से जनरेशन के नाम चलते हैं। ये जो नाम दिया गया है, ये उनके इकट्ठे होने का सूत्र है। अगर ये नाम उनके पास ना हो तो वो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इस नाम में, ये अनकंडीशनल नाम है, इस नाम में पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जो जनरेशन जी वाले यानी जेड वाले जो लोग हैं, वो बातचीत करते रहते हैं आपस में, तो कहते भाई जैन जी हैं हम, तो जैन जी के नाम से वो एक दूसरे से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। इस पूरे पूरे सूत्र में कहीं कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा कंट्री कौन सा है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा वर्क क्या है, तुम्हारा कलर कैसा है, तुम्हारी हाइट कैसी है, तुम मेल हो या फीमेल हो, या तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम गरीब हो या अमीर हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं, कोई नहीं पूछता। तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो इनका नाम है वो मोर देन सफिशियंट है, बस इतना ही चाहिए उनको कि वो उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, उस एज के लोग। ये इकट्ठे होने का जो सूत्र है, ये सूत्र हमने भी दिया, हमने दिया वमनों को, वमनों को ये सूत्र दिया। और कैसे दिया हमने? पूरे भारत के अंदर कहीं भी कोई भी बाहर से अगर आता है, तो उसको दुनिया की अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं उसको फॉरेन, फॉरेन। और फॉरेन का मतलब होता है आउटसाइडर, बाहरी। आज के समय में बोलते थे जिसने देश ना ली हो, हमारे देश में क्योंकि सभी देश ना लेते थे, तो जो देश ना लेता हो उसको विदेशी बोलते थे, कि ये परदेशी है, विदेशी है, यानी देश ना से अलग है। तो देशी और विदेशी, देशी और विदेशी ये शब्द से बना, तो उसको फॉरेन शब्द को हम बाहरी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ जो लोग बाहर से आते थे, खाना बदोश टाइप के लोग,
वो इकट्ठे नहीं होते अगर उनके पास हमारा दिया हुआ नाम नहीं होता। उनके पास कुछ नहीं था। वो याचक थे, खाना बदोश थे, हाथ फैलाते हुए आए, खाना ढूंढते हुए आए और इधर उधर पड़े रह जाते थे। कहीं जंगल में घूमते घामते मिल गए, जान बचा के घूमते रहते थे। हमने उनको कहा कि ये फॉरनर हैं, यानी बाहरी हैं, परदेसी हैं, विदेशी हैं, ये यहाँ के नहीं है, आउटसाइडर हैं। तो जब हमने उनको बाहरी कहा, बही कहा, बाहरी मनुष्य कहा, बही मनुष्य कहा, बही मानस कहा, बाहरी मानस कहा, तो ये जो बही मानस है, बही मनुष्य है, बही मन है, ये सबको हमने एक ही नाम दिया। और इस सूत्र को पकड़ के वो इकट्ठे उन्होंने अपनी पहचान को, हमने जो पहचान दी उसको उनको अडॉप्ट करना पड़ा। क्योंकि आज भी अगर कोई अंग्रेज आता है तो हम उसको कहते हैं ये फॉरनर है। मतलब अगर हम उसको हिंदी में कहें तो हम कहेंगे ये बाही मनुष्य है, बाहर का मनुष्य है, हमारे इंडिया का नहीं है, आउटसाइडर है, बाहर से आया है। आउटकास्ट बोलेंगे, आउट वर्ग बोलेंगे, आउट क्लास बोलेंगे, अगर उसका वर्ग क्लास कुछ है तो मतलब हमारे अंदर से वो नहीं है। तो वो जो पहचान पूरे भारत में बाहर के लोगों को मिली, चाहे वो जो हमारी सिस्टर स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स हैं, जिसमें ये मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय ये सब आते हैं, नागालैंड, चाहे इसमें इसकी बाउंड्री से पार करके लोग आए हों, बर्मा भी हमारे पास था, चाहे बर्मा से आए हों, बर्मा के पीछे से आए हों, चाहे उधर चीन की तरफ से आए हों, चाहे मंगोल से आए, चाहे मध्य एशिया से आए हों, चाहे तो वो पश्चिमी एशिया से आए हों, चाहे वो समुद्र के रास्ते किसी और जगह से आए हों। पर जितने भी लोग आए हमने उनको सबको बही मन, बाहरी मनुष्य, बही मानस, बाहरी मानस, बाह्य मानस, ये शब्द हमने दिए उनको। और ये सूत्र उनका बना और उससे वो इकट्ठे हुए। सभी तरह के लोग थे। उस सूत्र को पकड़कर उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया। उनको होना ही था इकट्ठा। कारण क्या है कि थोड़े लोग जो बाहर से आते हैं वो ये भूल जाते हैं कि किस कंट्री से आए, उनका रंग क्या है, उनका कलर क्या है क्या नहीं। हमने उनको पहचान दी तो उन्होंने कहा अच्छा तुम भी बहीमन हो, हम भी बहीमन हैं। तो बहीमन बहीमन करते करते वो सब इकट्ठे हो गए। कहीं बहीमन हो गया, कहीं बाह्य मन हो गया। बाद में उन्होंने आधार जोड़ के, क्योंकि आधार उन्हीं के यहाँ चलता था, तो बहिर्मन कर दिया, फिर ब्राह्मण हो गया, बमण हो गया, हम बमण बोलते थे। तो ये सिस्टम से वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने अपनी पहचान को बदला, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो बहीमन है, बाह्य मन है, बमण है, इसका पता ना चले। और उन्होंने शब्द को बदल के भला मानुस कर दिया। भला मानुस, ये कौन है भला मानुस? ये जो भला शब्द है, भोला शब्द है, भलाई शब्द है, ये हमारा नहीं है। ये भला शब्द संस्कारित है। और संस्कारित का मतलब होता है मॉडिफाइड है, बदला हुआ है, कहीं बाहर से आया हुआ है। ये शब्द अरबी का भी नहीं है। वहां खैरो शर बोलते हैं, खैरो शर, यानी भला बुरा। खैर माने भला। तो हमारे यहाँ पाली के अंदर कल्याण बोला जाता था, कल्याणकारी मनुष्य। और महिला को बोलते थे कल्याणी। कल्याण हमारे बहुत लोग लगाते हैं पंजाब में आज भी ना, कल्याण पीछे बहुत लोग लगाते हैं। जो कल्याण लगाते हैं वो सब हमारे लोग हैं। हितकारी, हितैषी, हितैषी, हितकारी, कल्याणी, ये शब्द हमारे यहाँ होते थे। लाभकारी। पर हमारे यहाँ भला शब्द नहीं है। भला शब्द नहीं है, भोला शब्द नहीं है, भला भोला शब्द नहीं है, भोला भाला शब्द नहीं है, भलाई शब्द नहीं है, भोली शब्द नहीं है। ये हमारे यहाँ शब्द है नहीं। क्योंकि ये शब्द बदले गए। जो बही मन थे उनको कह दिया भला मानुस, यानी बही, बही मन से भला मानुस हो गया। बही मन से तो पता चल जाएगा बाहर का मानुस है, बही मानुस हो गया। तो भला मानुस कर दिया उसको। और आज तक भी हम भला मानुस करके इस्तेमाल करते हैं, पूछते हैं। क्योंकि अगर ये पहचान खत्म नहीं होती तो हमें आज तक भी ये पता होता कि ये जो भला मानुस है ये बही मनुष्य है, ये बाहर का मनुष्य है, यहाँ का नहीं है। ये हमको तो वैसे ही बही मन को ब्राह्मण कर दिया और उसकी व्याख्या बदली, उसके शब्द बदलने की कोशिश की। वमन का शब्द का बदल दिया, अर्थ बदल दिया वम का, और वम शब्द को खत्म कर दिया। वमन और समण से वमन को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। तो पहचान आदमी को राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा बना सकती है। पहचान अगर आपको सही मिलती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और पहचान अगर खराब मिलती है तो कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के बच्चे जुड़ गए उस पहचान से जो पहचान जनरेशन के नाम से दी गई। क्या है? जेड ही तो बोला है खाली, पर जुड़ गए क्योंकि सबका सेम मैच करता है। तो अगर ज्यादा लोगों को जोड़ना हो तो पहचान कॉमन होनी चाहिए, और पहचान धर्म से,
जाति से, वर्ग से, अमीर गरीब से, ऊंच नीच से, क्षेत्रवाद से, एकलवाद से, इन सब से परे होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी कंटेंट डाला, कोई भी चीज इसमें मिक्स की, मान लो जैसे ये जनरेशन जेड है, जैन जी, अगर इसमें कोई चीज डाल दें कि भाई इसमें नर ही नर आएंगे, नारी नारी नहीं आएंगी, तो आधी जनसंख्या गायब। अभी तो वहां लड़कियां भी जैन जी हैं, लड़की भी जैन जी हैं। पर अगर जैन जी में फ्रैक्शन डाल दें कि भाई जैन जी में तो लड़कियां लड़कियां आएंगी, तो लड़के गायब, कि हम नहीं आते, भागो यहाँ से। पर ऐसा नहीं है। जैन जी में अगर धर्म डाल देते कि भाई तू ईसाई है, तू मुसलमान है, तो सारी दुनिया की जैन जी कनेक्ट नहीं होते, कहते यार तुम धर्म चलाओ पहले। पर ये जनरेशन ना धर्म को मानती है, ना ये जनरेशन किसी मजहब को मानती है, ना ये किसी कास्ट को मानती है। बहुत बाद में जाके ये फैक्टर आएंगे, पर अभी नहीं, क्योंकि ये अभी नए हैं और जैन जी के नाम जुड़े हैं। इनको इनको चाहिए काम, रोजगार और पैसा। यही कारण है कि जंतर मंतर पे जैन जी ने कमाल इसने कर दिया, क्योंकि वहां कोई भी फ्रैक्शन की चीज आई ही नहीं। और कोई फ्रैक्शन, कोई अगर तोड़ फोड़, कोई भिन्नता लेके भी आया, कोई अगर उनको टूट फूट करने की कोई चीज लेके भी आया, किसी ने उल्टे सीधे नारे भी लगाए, तो उसको भगा दिया वो। और यही कारण है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है और भारत में भी गूंज रही है। यही बात हम समन संघ में सालों से बता रहे हैं कि भाई हमारे जो 29 लाख संगठन हैं, इनको समझ नहीं है, इनको अकल नहीं है। क्योंकि ये जैसे होता है बूढ़े तोते पढ़ा नहीं करते, ये बूढ़े हो चुके हैं। इनके दिमाग में जो एक छोटा सा दायरा बना हुआ है, ये उसी में कैद है, और उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो कनेक्ट कैसे करोगे, लोगों से जुड़ोगे कैसे? अगर अपना धर्म, अपना मजहब, अपना गुरु, अपना भवन, अपना आश्रम लेके साथ चलोगे, तो दूसरा का जो भवन है, दूसरा जो आश्रम है, दूसरा जो गुरु वाला है, दूसरा जो कोई ईश्वर वाला है, दूसरा जो भक्ति वाला है, वो आपसे कैसे कनेक्ट होगा? इम्पॉसिबल है कनेक्ट होना। क्यों मैच नहीं करेगा तो कनेक्ट कैसे होगा? अगर आप मैच करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, पर आपकी तो भिन्नता है माइंड में ही, और आप छोड़ने को तैयार नहीं है, और सामने वाले से कह रहे हैं तू छोड़ दे, तो सामने वाला भी आपसे कह रहा है भाई तू छोड़ दे, तो दोनों छोड़ने को तैयार नहीं है। सामने वाला कहता है तू मेरा अपना ले, उसका सामने वाला कह रहा है तू मेरा अपना ले, दोनों किसी का अपनाने को तैयार नहीं है। तो ना छोड़ने को तैयार है, ना अपनाने को तैयार है। तो फिर कैसे कनेक्ट होंगे? फिर कनेक्ट नहीं हो सकते। फिर तो गुस्सा करते रहेंगे पूरी जिंदगी, अरे ये लोग समझते नहीं है, ये गधे हैं। मेरा मेरा जो गुरु है, मेरा जो संत है, मेरा जो गॉड है, वो कितना बढ़िया है, और ये मानते नहीं है। आओ बहस कर लेते हैं। बहस ही करते रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। और इस बहस का टीवी पे टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे लड़ते रहो, वो एंकर मजे लेता रहता है, टीआरपी बढ़ती रहती है, लोगों का मनोरंजन होता रहता है। अब तो खैर लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिया, उनको समझ में आ गया कि ये सब बेकार है। तो कनेक्शन के लिए वाइड एंगल होना बहुत जरूरी है, यानी एक सोच और बड़ी, जिसमें सारे फिट हो जाए, एक ऐसा बॉक्स जिसमें सारी आ जाए। आप कोई पार्टी लेके बैठा हुआ है, राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी लेके बैठा हुआ है, और राजनीति के गुण बता रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम ले रहा है, फिर और भी लोगों का नाम ले रहा है, और कह रहा है देखो राजनीति बताई है, राजनीति बहुत जरूरी है। और कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई राजनीति जरूरी नहीं है। देश में रहोगे, राजा बनाओगे, राजनीति बनाओगे, प्रधान बनाओगे, मंत्री बनाओगे, तो राजनीति करनी पड़ेगी। तो जीवन का एलिमेंट है, क्योंकि वहां से नीतियां बनती हैं, वो अफेक्ट करती हैं हमको। पर सब अपना अपना राजनीतिक लेके बैठे रहेंगे, और दुनिया को कहते रहेंगे देखो ये राजनीतिक पार्टी खराब कर रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और सबके नाम अलग अलग हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। तो बैठे रहो लेके पूरी जिंदगी, आपस में लड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई बड़ा एंगल है नहीं, इसलिए सब एक दूसरे को पीटते रहेंगे, हारते रहेंगे, और कोई और तीसरा मौज मस्ती करके ले जाएगा। ये जो समन संघ में इन पॉलिसियों को बार बार इसीलिए बताया जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर लो भाई। हम कोई बहुत जल्दी में या थोपने के मूड में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आपको थोपना ही थोपना है, पर हम जो कह रहे हैं वो सच है, हम जो कह रहे हैं वो परखा हुआ है, हम जो कह रहे हैं वो प्रयोग में आया हुआ है। हम जो कह रहे हैं कर लो एक्सपेरिमेंट, अगर यकीन, क्योंकि क्यों यकीन करोगे? हमारा, हम कोई बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े अधिकारी, या बहुत बड़े कोई पैसे वाले, या बहुत बड़े कोई उपदेशक, या कोई बहुत बड़े पर्सनैलिटी, या बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार, या कोई बहुत बड़े किसी देश के एम्बेसडर तो हम है नहीं। तो लोग जुड़ते इसलिए हैं कि कोई बहुत बड़ा अफसर होगा, बहुत बड़ा नेता होगा, बहुत बड़ा लेखक होगा, बहुत, तो हमारा कोई काम हो जाएगा। नहीं तो उसके साथ फोटो खिंचेगा तो लोगों को धमकाने का काम तो आएगा ही। हम तो साधारण लोग हैं, समन संघ में सारे सारे साधारण लोग हैं, पर असाधारण काम करते हैं हम। असाधारण काम करते हैं हम, बुद्धि बंद नहीं करते, हम बुद्धि खोलते हैं। ये असाधारण काम है। बाकी जितने भी लोग हैं, ये बुद्धि बंद करते हैं, ये भाग जाएंगे। जब भी सवाल इनसे करेंगे ये भाग जाएंगे, और ऐसी बुद्धि बंद करते हैं, बाकी ऐसी बुद्धि बंद करते हैं कि वो उसी में घूमता रहता है जीवन भर, और मर जाता है उसी सोच में, एक छोटे से कुएं में उसको बांध देते हैं।
और छोटे से कुएं में बांधने के बाद उसको कहते हैं कि देखो यही संसार है। उसको ऐसा आईना पहनाते हैं, ऐसा चश्मा पहनाते हैं कि वो छोटा सा कुआं उसको पूरा संसार लगता है। उसको लगता है कि इसी से क्रांति होने वाली है। नहीं होने वाली। क्रांति होगी लोगों की संख्या से। क्रांति धर्म से नहीं हो सकती, क्रांति राजनीतिक पार्टी से नहीं हो सकती, क्रांति किसी पैसे वाले से नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो ये जो जैन जी हैं ये काबू में आ जाते। ये नहीं आते काबू में। क्यों? क्योंकि इनको पैसे का लालच नहीं है, ये धर्म की कोई व्याख्या नहीं जानते, इनको धर्म की आवश्यकता नहीं है, इनको कोई बहुत बड़ा नहीं बनना है, इनको कोई कंपटीशन नहीं है। ये सिंपल साधारण से हैं, छोटी सी इच्छा है बस हमारा जीवन ठीक चलता रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। आप कैसे इनको अलग अलग कर सकते हो? क्योंकि इनके पास में तो वही समन संघ कहता है कि भाई हमको राजनीति में नहीं जाना है, हमको राजनीति का लालच मत दो, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको किसी भी हालत में किसी एक व्यक्ति की सुपरमेसी भी नहीं चाहिए, हमको कलेक्टिव चाहिए। हमें सुख चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। और वो सिर्फ आएगी उस आइडेंटिटी से जो यूनिवर्सल होगी, जो बड़ी होगी, जिसमें सारे लोग समा जाएं। जैन जी का एक्सपीरियंस है, पुराने वाले समर संघ का है, भारतीय गणराज्य संघ का जो संविधान है उसका है। और बुद्ध ने जो धम्म उपदेशक दिए वो किसी धर्म और मजहब के नाम से नहीं दिए। बुद्ध ने साफ मना कर दिया। और जो डायनेस्टी थी, परिवारवाद था, वो भी खत्म कर दिया। और सिर्फ यही कहा कि धम्म आपको रास्ता दिखाएगा। व्यक्ति के ऊपर ये लोगों ने व्यक्ति बना दिया आगे, वो अलग बात है, लोग बुद्ध की पूजा करने लगे, पर बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि उनकी वर्शिप होगी। लोग कर देते हैं क्योंकि इसको आसान रास्ता समझते हैं अपनी जो श्रद्धा है प्रकट करने के लिए। वो सोचते हैं कि बुद्ध के पैरों में झुकने से हमें धम्म आ जाएगा। और बुद्ध कहते हैं कि भाई जब मेरे भाई, उनका जो भाई था जिसका नाम आ, आनंद था, वो आनंद तो 24 घंटे साथ रहता था, उनका भाई था, और उसको नहीं आया धम। बुद्ध के मरने के बाद भी नहीं आया। लास्ट में उसको कहा सीख ले भाई। तो बहुत लास्ट में जाके उसको समझ में आया कि हाँ ये धम है। उससे पहले तो वो इसी गुमान में रहता था कि मैं तो बुद्ध के साथ रहता हूँ, बुद्ध का सेवक हूँ और बुद्ध का भाई भी हूँ। तो इसी गुमान में रहता था। तो काम तो बहुत बढ़िया करता था, मैनेजर था, याददाश्त बहुत बढ़िया थी, पर धम नहीं सीख पाया। और बुद्ध ने कहा भी तू मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेरे साथ रहने से थोड़ी दम सीख जाएगा। खुद कोशिश करेगा तो सीखेगा। जिसको तैरना सीखना है वो पानी में उतरे, खुद हाथ पैर मारे तो तैरना सीखेगा। कोई कहता रहे कि ऐसे हाथ मार, ऐसे पैर मारिए, तो कोई रास्ते बता सकता है, पर भैया सीखना तो खुद ही पड़ेगा। बिना पानी में उतरे तो कुछ होगा नहीं। इस पर सी बात है। तो ये जो सूत्र है ये हमेशा काम करेगा। आगे भी जो जनरेशन आएगी जब भी वो इकट्ठी होगी ऐसे ही होगी। और बड़ा काम करने के लिए हमेशा बड़ी टोकरी होनी चाहिए। अगर बड़ा काम करने के लिए बड़ी टोकरी नहीं होगी तो आप उसमें सबको समाहित नहीं कर सकते। आप छोटी सी टोकरी लेके आए राजनीतिक पार्टी की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए धर्म की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए किसी पैसे वाले की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए किसी बुद्धिमान पत्रकार की या बुद्धिजीवी लेखकों की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए किसी अफसर वगैरह की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए किसी क्षेत्रवाद की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए किसी भाषावाद की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए जेंडरवाद की, लिंग भेद की, आप छोटी सी टोकरी लेके आए कहीं कोई नाम की, रूप की, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और ये अब तक का हकीकत है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के रूप में, इसको इतिहास के रूप में, इसको डेली की प्रैक्टिस के रूप में खूब देखते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सार्वजनिक रूप से सिद्ध है कि अगर बड़ा काम करना है तो सोच बड़ी करना है और सूत्र बड़ा देना है, तब इकट्ठे होंगे। और उस सूत्र का नाम है मैं समण हूं। ये जो मैं समण हूं सूत्र है, ये सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है। क्योंकि इसमें 90-95 के आसपास परसेंट के आसपास में भारत के लोग आ जाते हैं। और वो मना नहीं कर सकते कि वो श्रवण नहीं है। पर अगर आप उनसे ये पूछोगे भाई तुम श्रवण तो हो, धर्म कौन सा अपनाते हो, तो भाग जाएगा। आप उन पे अपनी दादागिरी पेलना चाहोगे कि भाई तुम श्रवण हो, अब हम तुमको गुरु रविदास जी सिखाएंगे, अब हम तुमको कबीर साहब सिखाएंगे, अब हम तुमको महावीर जैन सिखाएंगे, अब हम आपको चोखा मेला सिखाएंगे, अब आपको हम चारवाक सिखाएंगे, अब आपको हम अ, गुरु सतनाम जो अपने गुरु हैं गुरु घासीदास जी वो सिखाएंगे आपको, गुरु जो भी गुरु हैं वो सिखाएंगे। या अब हम आपको जेंडर सिखाएंगे कि लिंग भेद क्या होता है, स्त्रियों को ऐसा नहीं बिहेव करना, वैसे नहीं करना, आदमियों को ऐसे बिहेव करना, ऐसा नहीं करना है। या अब हम तुमको क्षेत्रवाद सिखाएंगे, यार तुम तो हमारा तमिल बोलते हो तो यार आओ तुम इधर आओ, तुम तमिल वाले हो, तुम तो हिंदी बोलते हो इधर वाले, ये सिखाएंगे। तो नहीं हो सकता फिर कुछ भी, फिर कोई समझ वमड़ नहीं है, फिर तो वही टुकड़ों में बंटने की तैयारी है। उसका परिणाम भी वैसे ही आएगा जैसे आता रहा है। या कोई कहे जी मैं तो इस राजनीतिक पार्टी का हूँ, उस राजनीतिक पार्टी का हूँ, या कोई ऐसा कहे कि जी मैं तो इस संगठन का हूँ, उस संगठन का हूँ, तो फिर नहीं बात बनेगी। तो मैं समन हूं अगर आइडेंटिटी है तो केवल मैं समन हूं, बाकी आपका पर्सनल है। आपको किस धर्म में जाना है, किस मजहब में जाना है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ आपके धर्म मतलब को कोई नहीं पूछता, आपको यहाँ प्रमोट भी नहीं करने दिया जाएगा। आप अपने घर में प्रमोट करो, यहाँ नहीं। चार लोग देखे नहीं कि अपना धर्म का व्याख्यान करना शुरू कर दिए, कोई और आया उससे बड़ा धर्म का व्याख्यान करना शुरू कर दिया, आपस में झगड़ा शुरू होना शुरू हो गया, तूने ऐसा कह दिया वैसे कह दिया, लगे एक दूसरे को काय काय करने के लिए, और समन संग साइड में पड़ा बैठा बैठा रो रहा है। क्या फायदा हुआ उसका?
अपनी राजनीतिक पार्टी अपना नेता लेके आए, कोई दूसरा अपनी राजनीतिक पार्टी अपना नेता लेके आए, मंच मिल गया समन संघ का, तो आओ थोड़ी बहस कर लें। क्यों बहस करनी है? यहाँ राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं है, अपने घर जाकर करो, टेलीफोन पे करना जाके चर्चा। मना नहीं कर रहे हम, पर यहाँ नहीं चलेगी सार्वजनिक रूप से, इसलिए मना कर देते हैं। यहाँ कोई संगठन का अपने का चर्चा लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए कि भाई आप ठीक है, तुम्हारा संगठन कितना बढ़िया था, तो कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसका दायरा और जो संगठन तुम्हारे टुकड़े कैसे हुए पूछ लेते हैं यहाँ। काय को इसमें करना है? मैं समण हूँ, अपने संगठन में जाके बोलोगे, बताओ कोई भ्रमण तो नहीं है, सारे समण है, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल निर्विवादित एक सिस्टम है कि आप जितना बड़ा सूत्र पकड़ोगे और उसमें कुछ मिक्स नहीं करोगे, तो उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे, उतने ही बड़े उद्देश्य को। देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे बड़ा सूत्र दिया, भारत गणराज्य संघ का सूत्र, वो समन संघ से बड़ा सूत्र है, नो डाउट। देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है कि भाई ऐसी बात। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने देश हित को ऊपर रखा, उन्होंने समण हित नीचे रखा, उन्होंने देश हित को ऊपर रखते हुए जो संविधान बनाया, वो बेस्ट संविधान दिया जिसमें समण और वमण दोनों का हित है। वो सबको साथ लेके चले, सारे धर्म और मजहब को साथ लेके चले, किसी की बुराई नहीं किया, पर भारत को किसी धर्म में शामिल नहीं होने दिया। फिर धर्म तुम्हारा अपना है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है पर किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। संविधान साफ साफ कहता है, भारत सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है पर किसी संगठन के साथ नहीं है, साफ साफ बोलते हैं। भारत के लिए सारी राजनीतिक पार्टी बराबर है, पर भारतीय गणराज्य संघ की कोई पार्टी नहीं है। वो सब पार्टियों को लोगों की संख्या के अनुपात में मौका देता है, संसद में लोग पहुंचते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, तो वो बड़ा सिस्टम उन्होंने दिया। हमारा सिस्टम उनसे छोटा है क्योंकि हमने वमन सेपरेट कर दिया, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमें अपनी समस्या समाधान करनी है, हम ज्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो हमको इकट्ठा होना है। इसलिए उनसे भारत गणराज्य संघ का जो संविधान है उससे छोटा हमारा है समन संघ, पर फिर भी विशाल है क्योंकि 90% के करीब लोग इसमें आ जाते हैं। भारतीय गणराज्य संघ का लगभग 90% हिस्सा हम हैं। हम अलग हैं क्योंकि हमें अपनी वेलफेयर चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाते थे तो पूरे देश हित की बात है, पर जब संविधान से अलग होकर बात करते थे तो फिर वो शेड्यूल कास्ट की बात किया करते थे। शेड्यूल कास्ट नाम बाद में आया, पिछड़ों की, अंत्यज की, अनटचेबल्स की, इनकी बात करते थे। उसमें बैकवर्ड भी शामिल थे उस समय के, उसमें एसटी और एससी भी शामिल थे, नाम तो बाद में आए। वो सभी लोगों की बात करते थे, लगभग 90-95% लोगों की बात करते थे उस समय भी। तो वो हमारा पर्सनल एजेंडा था क्योंकि हमें अपने लोगों का हित करना है। पर अगर हमें राष्ट्र की जिम्मेदारी मिलेगी, अगर हम राष्ट्र का कोई संविधान लिखेंगे, अगर हम राष्ट्र की कोई बात करेंगे, तो उसमें हम वमन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि अब हम राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें सभी का वेलफेयर लेकर चलना। यही बुद्ध ने किया। बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, कोई भट्ट भट्ट करके था, मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, उसको वो लड़ रहे हैं। वो उनको कह रहा है कि तुम हमको नमस्कार करके नहीं चलते। बुद्ध को कह रहा है कि तुम हमको हाथ नहीं जोड़ते, नमस्कार नहीं करते, तुम हमसे हमारे आगे से नहीं झुकाते। और बुद्ध उससे कह रहे हैं कि भाई तू कौन बंदा है, कहाँ से आया है, सारे लोग एक जगह से पैदा हुए हैं, तू कौन सी अलग सिस्टम से पैदा होकर आया है। उसको आईना दिखा रहे हैं कि जाके वो घटना सुनना, वो जाके घटना देखना। तो वो सिस्टम से लड़ भी रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो वही मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनसे लड़ भी रहे हैं और उपदेश भी दे रहे हैं समन वमन को। तो वो यूनिवर्सल उपदेश भी दे रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं। जब उनका पर्सनल, क्योंकि वो समन है, जब उनका पर्सनल मैटर आता है तो फाइट करते हैं, और जब वो यूनिवर्सल वो देते हैं, धम्म देते हैं, तो वो सबके लिए है, उसमें भेदभाव नहीं है। हमारे महापुरुषों की यही खास बात रही है कि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, पर अपने लोगों के लिए भला करने के लिए अलग से भी काम करते हैं। समन संघ भी ऐसे करता है। समन संघ कहता है भाई किसी से हमारा बैर नहीं है, हम पूरे जितने भी भारत में लोग रहते हैं, हमारा किसी से बैर नहीं है। तुमने जो किया, तुम जो ले गए उससे कोई बैर नहीं है, पर हमें हमें हमारा चाहिए, और हमें हमें हमारा जो राइट है, जो सुख सुविधा है, जो विकास है, वो हमें चाहिए, वो हमारा राइट है। तो हम उनके विरोध में नहीं है, पर अपने लिए हम पूरी तरह से सबल होकर खड़े हुए हैं। ये सूत्र है, ये मंत्र है। ये जो समन संघ जो जितनी भी थ्योरी देता है, या जितनी भी नीति देता है, या जितने भी रूल्स देता है, ये यूनिवर्सल होते हैं, पर हम इनको अप्लाई करते हैं समन संघ के लिए क्योंकि हम समनों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और समन्वयों की बात करें तो समन संघ के लिए ये यूनिवर्सल रूल है, और पुराने हैं, प्राचीन है, वही हम छाट पीट के आपस में बातचीत करके तय कर लेते हैं जो होता है। तो एक नाम होना, एक पहचान होना लोगों के इकट्ठे होने की कुंजी है, की है, चाबी है। अगर नाम नहीं होगा तो बेशक जानकारी कितनी हो, बेशक कितने प्रताड़ित हो, बेशक कितनी उमंग तरंग हो इकट्ठा होने की, पर इकट्ठा नहीं हो सकते। आज की डेट में जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, श्रमण हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके नाम आप देखोगे छोटे छोटे नाम है। कोई दलित के नाम से काम करता है तो कितने लोग हैं जो अपने आप को दलित मानते हैं, और मानते हैं बहुत कम लोग हैं, जरा से वैसे तो कोई मानते नहीं दलित, तो वो वहां इकट्ठे हो सकते हैं। कोई बहुजन के नाम से इकट्ठा होगा तो वो कहते हैं पार्टी वार्टी के लोग हैं, बस वो इकट्ठे होंगे। कोई मूल निवासी से के नाम से इकट्ठा होगा तो कुछ संगठन के लोग हैं, वो सब इकट्ठे होंगे। कोई धर्म के नाम से इकट्ठा होगा तो धर्म बहुत सारे हैं, अलग अलग इकट्ठे होंगे तो थोड़े थोड़े इकट्ठे होंगे। कोई इकट्ठा होगा राजनीतिक पार्टी के नाम से तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थोड़े थोड़े इकट्ठे होंगे, अलग अलग होंगे।
पर इन सबको अगर इकट्ठा करना हो तो किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, अब से पहले तक। अब तो है, अब तो समन है, समन संघ है, अब तो है, पहले नहीं थे। तो किसी को समझ में आए, अच्छी बात है। किसी को समझ में देर से आए, कोई बात नहीं। और किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आती, एंटी है, उसको भी समझ में आएगी, चाहे भले ही जब सांस टूट रही हो और पैरों से दम निकल रहा हो और पैर हिलने से मना करते हैं, और धीरे धीरे मृत्यु मृत्यु जो आती है वो पैरों से आरंभ होती है सबसे पहले, क्योंकि हार्ट उसमें वीक होना शुरू हो जाता है। और जब हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है तो वो बाहरी अंगों की खून की सप्लाई को बंद कर देता है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब उसमें दम नहीं है, अब वो सेल्स काम नहीं कर रही हैं, अब वो हार्ट वीक होता जा रहा है, मरने का समय आ गया है। तो नेचुरल डेथ के अंदर सबसे पहले हाथ और पैर बंद होते हैं, क्योंकि हार्ट जो माइंड जो है शरीर का, वो ब्रेन को बचाने के लिए, माइंड को बचाने के लिए, ऑर्गन्स को बचाने के लिए जो शरीर के पेट के अंदर है, सबसे पहले हाथ और पैरों की ऊर्जा को वापस लेता है। तो खून का संचार वहां नहीं होता। तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब उसका समय आ गया, जब उसको जीते जी ऐसा लगता है कि अब हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, कमांड में नहीं, हिल ही नहीं रहे, और धीरे 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 करके शरीर जो है सुन्न होता चला जा रहा है। तो लास्ट में आके जब हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद करता है, उसके बाद ब्रेन बंद हो जाता है, फिर मशीन बंद हो जाती है और आदमी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके आगे की भी थ्योरी है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो धम की थ्योरी है, अभी धम की थ्योरी है, आगे क्या होता है वो भी बुद्ध ने बताया हुआ है। तो उस समय याद आता है, क्योंकि ब्रेन सबसे बाद में डेड होती है, मेमोरी सबसे बाद में कोलैप्स होती है। तो वो रिमाइंड होती है बहुत तेजी से, वो उसके अंदर तो बहुत तेजी से रोता है, अंदर ही अंदर आंसू तो क्या निकलेंगे, अंदर ही अंदर रोता है, अरे ये रह गया करने के लिए, अरे मेरा ईगो नहीं होता, मेरा अहम नहीं होता, मैं समझदार होता, मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, मैं लोगों को जगा लेता, मैं उस यूनिवर्सल बात को मान लेता, अगर मुझे यूनिवर्सल बात को समझा देता, अगर मुझको ये समझ में आ जाती कि भाई हम समान हैं, अगर मुझको ये समझ में आ जाती कि हम एक हैं, अगर मुझको ये समझ में आ जाती कि हमारे सबके इकट्ठे होने का सूत्र हमारे पास है, अगर मुझको ये समझ में आ जाती कि हमारा पुराना समर संघ भी है, अरे मुझको ये समझ में आ जाती कि हम पहले भी इकट्ठे होकर जीते हैं, तो अरे अरे रह गया, फिर तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अफसोस ना हो मरते समय, तो जितने संघियां हैं उनको हिसार आ जाना चाहिए। हिसार में हम कार्यपालक का काम आरंभ करेंगे, और जिनको जिम्मेदारियां लेनी है, जिनको मेहनत करनी है, जिनको सिंसियरली काम करना है, जिनको कमिटमेंट के साथ काम करना है, जिनको जीवन पर्यंत काम करना है, उनको कोई बहाना नहीं चलेगा। अपने सभी संघियों को, चाहे वो संघी जा चुके हैं या आ चुके हैं, 3 संघियों को छोड़ के जिनको संघात है, बाकी संघियों को फोन करके और सबको मैसेज देना कि भाई आ जाओ, सब वहां आ जाओ, क्योंकि हम अब सेकंड स्टेप पे काम करना शुरू करेंगे। जानकारियां बहुत दे दी हमने, अब कुछ धरातल पे जमीन पे अच्छा सॉलिड और शांति के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 12-13 सितंबर को हिसार के अंदर लगभग 160-70 शायद लोगों के आने का कंफर्मेशन है। पर एंड टाइम पे ना करें, क्योंकि वहाँ खाने वाने की समस्या हो जाएगी, हालांकि हो जाएगा अरेंजमेंट, पर पहले ही बता दें तो अच्छा है। अच्छे संगी का ये नियम बनता है कि वो सबको फोन करे, सूचना दे, और बताए कौन कौन आ रहे हैं, कितने कितने लोग नहीं आ रहे हैं, और इस काम में सब लोग लग जाएं जितने भी संगी हैं। मेरी बात समाप्त हो गई है। अगर मेरी बात में कोई खराबी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदन।